हेलो गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट। आज से हम लोग क्लास 11th की नई सफ़र को स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह सिर्फ क्लास 11th की नई सफ़र नहीं, बल्कि 9 10th और उसके पीछे, उसके पहले जो भी आपने पढ़ाई किया, उसमें जो भी कमी रह गई, उसके सुधारने का एक अंतिम मौका भी है। जी हाँ दोस्तों, अगर अगर आप लोग क्लास 11-12 को बहुत अच्छे से अगर पढ़ाई कर लेते हो और अगर आप 9-10th या उससे पहले अगर आपके पढ़ाई पे उतना अच्छा कमांड नहीं बन पाया, तो अगर आप 11-12 को अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो ना, तो 9-10th या उससे पहले के रह गई आपके अंदर के कमी को आराम से आप पूरा करके अपने ज़िंदगी के एक नए आयाम तक पहुँच सकते हो। तो चलिए, आज से हम लोग क्लास 11th की नई सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोग जानते हैं, शुरुआत हमेशा बहुत अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि अच्छी शुरुआत आधे सक्सेस की निशानी होती है। अगर आप शुरुआत एकदम दम लगा के करोगे, अगर शुरुआत अगर बहुत मस्त अंदाज में करोगे, तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो चलिए, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सबसे पहले कि साइंस क्या है, फिर देखेंगे केमिस्ट्री क्या है, फिर जानेंगे कि आखिर केमिस्ट्री का पिता कौन है, फिर देखेंगे आखिर उन्हें केमिस्ट्री का फादर क्यों कहा गया। जबकि केमिस्ट्री को खोजने में तो बहुत सारे वैज्ञानिकों का योगदान था, परंतु क्यों एंटोनी लेवोजियर को ही फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा गया। और उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री के ब्रांच को देखेंगे, शाखा को, और उस शाखा में भी केमिस्ट्री के जितने मेन ब्रांच है उन्हें भी देखेंगे, और केमिस्ट्री के कुछ अदर ब्रांच है जिसपे अक्सर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हम लोग अदर ब्रांच को भी इस क्लास में देखने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस वीडियो से ही हम लोग केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं। मतलब आप लोग, बहुत सारे बच्चों के मन में एक क्वेश्चन रहता है कि सर, मैं केमिस्ट्री को पढ़ना चाहता हूँ, सर मैं केमिस्ट्री को बहुत इंटरेस्टिंग वे में, सर मैं केमिस्ट्री को बहुत मजबूत करना चाहता हूं, सर उसके लिए हमको क्या करना होगा। इसका जवाब है, आप लोग क्लास को लेक्चर 1 से लास्ट लेक्चर तक कंटिन्यू देखने का कोशिश करें। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आज और आज के आगे के होने वाले सभी क्लास को अगर आप कंटिन्यू कर लेते हैं, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि केमिस्ट्री में आपको इंटरेस्ट जगा दूंगा, केमिस्ट्री आपका फेवरेट बना दूंगा, केमिस्ट्री में आपको अच्छे मार्क्स दिलाऊंगा। तो चलिए, बिना बात किए स्टार्ट करते हैं आज का ये प्यारा सा नई सफर की पहली क्लास। चलिए, सबसे पहले देखते हैं कि आखिर केमिस्ट्री क्या है। लेकिन उससे पहले आप लोग सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट, आप लोग जब तक क्लास करोगे अपना फेस को जरूर ऐसे बना के रखना, मतलब मुस्कुराता हुआ चेहरा रखना, क्योंकि पढ़ाई में अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है ना, तो वो पढ़ाई बेकार है। क्योंकि आप भी जानते हो कि जिस काम को इंटरेस्ट के साथ की जाती है ना, वो काम बहुत अच्छे से हम लोग कर भी लेते हैं और उसमें हमें सफलता भी मिलती है। तो चलिए, बिना बात के स्टार्ट करते हैं सबसे पहला प्रश्न के साथ कि आखिर साइंस है क्या। ध्यान दीजिएगा, साइंस है क्या, उसके लिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड को थोड़ा चेंज कर देता हूं, ठीक है। साइंस है क्या, गौर सुनिएगा। हम्म देखिए, साइंस है क्या थोड़ा जानते हैं हम लोग। हम्म तो चलिए, आप लोग भी अपने कॉपी में लिखिएगा साइंस, SCIENCE, साइंस, जिसको हिंदी में विज्ञान कहते हैं, हिंदी में विज्ञान कहते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूं कि ये जो साइंस, जो ये वर्ड है ना, ये जो आप लोग वर्ड देख रहे हैं साइंस, ये वर्ड हमारे इंडिया का नहीं है, पहले तो आप ये जान जाइए। ये जो साइंस वर्ड है ना, ये साइंस वर्ड, ये साइंस शब्द हमारा शब्द नहीं है। तो सर किसका शब्द है, तो ये शब्द लेटिन, लेटिन भाषा का एक शब्द है। आप लोग जानते होंगे लेटिन एक लैंग्वेज है, और उसी लेटिन लैंग्वेज का, उसी लेटिन लैंग्वेज का मतलब उसी लेटिन शब्द का, मतलब लेटिन का एक शब्द है। मतलब सबसे पहले इतना तो समझ में आ गया कि ये जो हम लोग जो साइंस देख रहे हैं,
ये हमारे इंडिया का वर्ड नहीं है, बल्कि लेटिन लैंग्वेज के, मतलब लेटिन भाषा का एक शब्द है। पहले तो ये जान लीजिए, लैंग्वेज, ठीक है, ये एक लेटिन भाषा का एक शब्द है, ठीक है। अब समझिएगा, देखिए, अब आपको मैं पहले ये बता दूं, आप लोग जो आज साइंस देख रहे हो ना, रियल में ये साइंस कभी था ही नहीं। रियल में ये जो लेटिन भाषा का एक शब्द था, जिसका नाम था साइंटिया, यहां आप लोग गौर से देखिएगा, साइंटिया, ठीक है, शाइंटिया, क्या बोले, शाइंटिया। देखिए रियल में ये वर्ड था शाइंटिया, SCIENTIA, ठीक है, ये साइंटिया शब्द था। और इस साइंटिया का मतलब होता था जानना। जानना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मैं ये जानता हूं, तो लेटिन भाषा में कहा जाता है मैं इसे साइंटिया, मतलब जानने को लेटिन भाषा में साइंटिया कहा जाता है। और आप लोग सभी जानते हैं कि साइंस एक ऐसा विषय है, विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसे पढ़ने से हम लोग सिर्फ जानते नहीं हैं, बल्कि बहुत कुछ जानते हैं। तो इसीलिए साइंस को कहा गया कि तुम्हें जो भी पढ़ेगा ना, तुमसे पक्का कुछ ना कुछ जानेगा। मतलब तुम्हें जो भी कुछ पढ़ेगा ना, तुम्हें जो भी बंदा कुछ पढ़ेगा, पक्का उसको कुछ ना कुछ जानेगा, मतलब कुछ ना कुछ साइंटिया। तो इसीलिए इस सब्जेक्ट को ये नाम ही दे दिया गया, साइंटिया। लेकिन हम लोग तो बहुत चालाक निकले। हम लोग चालाक क्या निकले, हम लोग सोचे कि अगर हम लोग भी इस सब्जेक्ट को साइंटिया बोल देंगे, तो लोगों को लगेगा कि हम लोग कहीं ना कहीं लेटिन भाषा को कॉपी किए हैं, कहीं ना कहीं उनके द्वारा खोजा गया वर्ड को कॉपी किए हैं। इसीलिए हम लोग क्या किए, इस वर्ड को थोड़ा मॉडिफाई कर दिए। मॉडिफाई का मतलब तो आप जानते ही हैं, किसी चीज को हटा के किसी नए चीज को जोड़ना। जैसे हम लोग बाइक को मॉडिफाई करते हैं, कि जो बाइक का जो खराब पार्ट है उसको हटा कोई नया पार्ट लगा देते, देखने में अच्छा लगता है। तो मॉडिफाई का मतलब होता है किसी को हटाइए, उसके बदला किसी को जोड़िए। तो ये जो साइंटिया जो शब्द था ना, इसी साइंटिया शब्द में मॉडिफाई करके, मॉडिफाई मतलब किसी चीज को हटा के किसी को जोड़ के, किसी को हटा के किसी को जोड़ के, बहुत बार ट्राई किया गया। और ट्राई करते करते फाइनली इस 3 लेटर को हटा के, TIA को फाइनली को हटा के, इस 3 लेटर को CE जोड़ दिया गया, और उसी से हम लोग उसको साइंस बोलने लगे। तो मतलब सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता चल गया कि आखिर ये जो साइंस है ना, ये साइंस हमारे इंडिया का कोई वर्ड नहीं, ये लेटिन भाषा का साइंटिया शब्द से उत्पत्ति हुआ है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे साइंस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आप सिंपल बोल सकते हैं कि लेटिन भाषा के साइंटिया शब्द से साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है। वो भी डायरेक्ट साइंटिया से नहीं, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके। अच्छा, साइंटिया ही उसको क्यों कहा गया, ये भी जान गए। साइंटिया का मतलब होता है जानना। और साइंस पढ़ने के बाद लोगों को लगता था कि मैं कुछ ना कुछ जान रहा हूँ। ओ मतलब मैं इसे पढ़ने से कुछ ना कुछ जान रहा हूँ, मतलब मैं इसे पढ़ने से कुछ ना कुछ साइंटिया, तो नाम ही दे दिया साइंटिया, और उसी में मॉडिफाई करके बना आगे चल के साइंस। चलिए, अब हम लोगों के मन का दूसरा प्रश्न कि आखिर साइंस है क्या। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को मैं थोड़ा सा कुछ स्पेशल बात बताने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले एक बात तो जान लीजिए कि साइंस एक सब्जेक्ट है। जैसे मैथ्स एक सब्जेक्ट है, हिंदी एक सब्जेक्ट है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, उसी तरह से साइंस भी एक सब्जेक्ट है, ठीक है। साइंस भी एक विषय है, ध्यान दीजिएगा, ये भी एक सब्जेक्ट है। लेकिन आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा इस सब्जेक्ट के बारे में जानकर, कि आप लोग इस सब्जेक्ट के बारे में एक बात जरूर जानते होंगे कि यह सब्जेक्ट एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको नॉलेज नहीं बल्कि स्पेशल नॉलेज देता है। मतलब समझिए, देखिए, आप लोग बचपन में पढ़ते थे हिंदी, इंग्लिश, जो बंगला मीडियम के होंगे बंगला, संस्कृत। तो देखिएगा, इन सभी को एक बाबू हम लोग इन सभी को डायरेक्ट कह सकते हैं लिटरेचर। ध्यान दीजिएगा, लिटरेचर मतलब जहां पे हम लोग लैंग्वेज पढ़ते हैं उसको आप लिटरेचर मान सकते हो। मतलब हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, बंगला, ये सब जो भाषा है ना, इसको आप लोग लिटरेचर मानिए। देखिएगा, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर लिटरेचर
होने के बावजूद भी साइंस को क्यों खोजा गया? ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा, ये जो हिंदी था, ये जो इंग्लिश था, ये जो संस्कृत था, ये जो बांग्ला था, उसका क्या काम था? इसका काम था बचपन से आपको सिर्फ ज्ञान देना। मतलब इन सभी का काम है आपको ओनली नॉलेज देने का। ध्यान दीजिएगा, इन सभी का काम है ज्ञान देने का। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे, ध्यान समझिएगा। देखिए, इसका मतलब इन सभी सब्जेक्ट का काम है सिर्फ नॉलेज देना, यानी सिंपल बोले तो सिर्फ ज्ञान देना। अब देखिएगा बाबू कैसे, जैसे याद करो बचपन में तुम लोगों को मम्मी या हम लोग के टीचर लोग अक्सर हम लोग को पढ़ाया करते थे कि देखो बाबू ध्यान दो रे, हम लोग को अक्सर दिखाया करते थे कि मतलब इस टाइप का जो है, ध्यान ना बोले, हम लोग को अक्सर दिखाया करते थे कि मतलब जो ऐसा हो उसको बॉल बोलो ना, जो इस तरह का हो, ध्यान दो, जो इस तरह का हो उसे बैट बोलो। मतलब हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि BALL बॉल, BAT बैट। मतलब देख रहे हैं, मतलब आप लोग देख रहे होंगे बाबूड़े कि ये हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और बांग्ला ही है जो हम लोगों को समझाया कि ये बॉल है, मतलब गेंद है, ये बैट है, यानी कि ये बल्ला है। तो देखें आप लोग, यानी इन सब्जेक्ट का सिर्फ काम है ज्ञान देना, ज्ञान कि आखिर कौन सा चीज क्या है। नहीं तो मानो अरे, अगर मानो हम लोग को अगर बचपन में नहीं बताया जाता कि ये बॉल है, ये बैट है, तो हम लोग आज देखते और कंफ्यूज होते यह सब है क्या, उसको बुला नहीं पाते ना, उसको बुला नहीं पाते। इसीलिए बोल रहे हैं आपको कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और बंगाली, यानी कि जितने भी लैंग्वेज होते हैं उसे हम लोग लिटरेचर मान लिए, और इस लिटरेचर का काम है सिर्फ नॉलेज देना, सिर्फ नॉलेज देना। लेकिन आप लोग तो जानते ही हैं, मानव जो थे, इंसान सब जो थे, वो शुरू से बहुत ज्यादा मतलब इच्छुक रहते थे किसी भी चीज को जानने के लिए। तो हुआ क्या कि ये सब तो नॉलेज तो दे दिया, लेकिन इंसान के अंदर तो है कोई ना कोई बात को बहुत ज्यादा जानने का इच्छा। तो अब बाबूड़े, अब क्या हुआ ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि हम लोग को बता दिया गया, मान लीजिए कि हिंदी, इंग्लिश हमको बता दिया गया कि ये कैमरा है, मान लो हम लोग को बता दिया गया कि ये कैमरा है, ठीक है। अब आदमी सोचता था यार कि ये कैमरा बना कैसे है, ये कैमरा काम कैसे करता है। मतलब कहीं ना कहीं आप इशारा समझ रहे होंगे कि इंसान को लगने लगा कि सिर्फ ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला है, कहीं ना कहीं हम लोगों को विशेष ज्ञान की आवश्यकता है। मतलब ये तो जान रहे हैं कि ये कैमरा है, लेकिन ये कैमरा बना कैसे है, ये कैमरा काम कैसे करता है। मतलब अब आदमी ये जानने में इंटरेस्ट रखने लगा, दिलचस्पी रखने लगा। इंसान, पहले इंसान को इस बात को जानने में खुशी हुआ कि ये कैमरा है, फिर आदमी ये जानना चाहने लगा कि ये कैमरा कैसे बना है, ये कैमरा कैसे काम करता है। मतलब समझ रहे हैं हम लोग कि धीरे धीरे इंसान की जो ज्ञान थी ना, वो विशेष ज्ञान जानने में ज्यादा इच्छुक होने लगी। तब जाके एक ऐसा सब्जेक्ट का जरूरी होने लगा जो हमें ज्ञान नहीं बल्कि विशेष ज्ञान दे, जो हमें नॉलेज नहीं स्पेशल नॉलेज दे, और उसी वक्त सभी सभी चीजों के बारे में स्पेशल नॉलेज को, विशेष ज्ञान को एकत्रित किया जाने लगा, और एकत्रित कर करके एक सब्जेक्ट बना दिया गया, और उसे ही दुनिया साइंस के नाम से बुलाने लगा। मतलब आप लोग देख रहे होंगे क्या कि आखिर साइंस और लिटरेचर में क्या डिफरेंस है। सिर्फ लिटरेचर पढ़कर हम लोग किसी चीज के बारे में ज्ञान तो जान सकते हैं, लेकिन विशेष ज्ञान नहीं। सिर्फ नॉलेज तो जान सकते हैं, स्पेशल नॉलेज नहीं। कहने का मेरा ये मतलब है बाबू कि मान लो अगर ये मार्कर है, ये मार्कर है, ये बताने वाला हम लोगों को था लिटरेचर कि ये मार्कर है, मतलब दिस इज मार्कर। लेकिन साइंस ही वो सब्जेक्ट है जो हमको ये बताता है कि ये मार्कर काम कैसे करता है, हाउ टू वर्क, कैसे ये काम करता है, ये कैसे बना है। मतलब वो समझ गए कि साइंस पढ़ने से हमें फायदा है क्या, कि साइंस पढ़ने से हम किसी भी चीज के बारे में नॉलेज नहीं बल्कि स्पेशल नॉलेज को जान पाएंगे। ठीक है बाबूड़े, अब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब आप लोग एक कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छी बातों को जान पाए होंगे अभी तक। एक बात तो आप लोग को पता चल गया कि ये जो साइंस सब्जेक्ट है, ये जो साइंस सब्जेक्ट है, जिसे हम लोग हिंदी में विज्ञान कहते हैं, जिसे हम हिंदी में विज्ञान कहते हैं। देखिए,
ये विज्ञान वर्ड बना ही कैसे था, ध्यान दीजिए। आप लोग देख पा रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा, आप लोग देख पा रहे होंगे विज्ञान 2 वर्ड से बना है। ये खुद कहता है, ये खुद कहता है कि मैं वो सब्जेक्ट हूं, मैं वो सब्जेक्ट हूं, मैं वो विषय हूं जो तुम्हें वी और ज्ञान देता हूं। वी, वी मतलब मैं तुम्हें विशेष ज्ञान देने का कार्य करता हूं। मतलब एक बात तो समझ गए कि हर बच्चे को कहीं ना कहीं साइंस को, कहीं ना कहीं विज्ञान को पढ़ना चाहिए, क्योंकि विज्ञान को ही पढ़ने से हम लोगों को किसी भी चीज के बारे में गहराई पूर्वक नॉलेज हो सकता है। ज्ञान नहीं बल्कि विशेष ज्ञान हो सकता है। तो चलिए हम लोग कहीं ना कहीं इस छोटे से थ्योरी को जानने के बाद हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग साइंस का डेफिनेशन, विज्ञान का परिभाषा आराम से दे सकते हैं। और परिभाषा कुछ ऐसा हो सकता है क्या, कि अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है, तो आप बोल सकते हो साइंस कुछ नहीं, साइंस एक सब्जेक्ट है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि द सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, हम लोग कह सकते हैं कि साइंस एक सब्जेक्ट है, द सब्जेक्ट जिसके अंदर, जिसके अंदर मतलब इन विच मतलब द सब्जेक्ट हेरे इन विच वी स्टडी, हम लोग पढ़ते हैं, द सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी, हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बोलिए, इन विच वी स्टडी स्पेशल नॉलेज। हम लोग नॉलेज नहीं पढ़ते हैं, हम लोग स्पेशल नॉलेज पढ़ते हैं। स्पेशल नॉलेज को देखते हैं ना, स्पेशल नॉलेज पढ़ते हैं। अच्छा, किसका स्पेशल नॉलेज पढ़ते हैं, हमारा या आपका कि दुनिया के सभी चीजों का? तो सभी चीजों का ना, तो हम लोग लिख सकते हैं द सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी स्पेशल नॉलेज ऑफ एनीथिंग। मतलब दुनिया के किसी भी चीजों के बारे में जहां हम लोग स्पेशल नॉलेज पढ़ते हैं, उसे ही आप लोग कह सकते हैं, यानी इज कॉल्ड, उसे ही कहा जाता है क्या, तो उसे ही कहा जाता है बाबूरे साइंस। याद रखिएगा, मतलब आप लोग प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि अगर आपसे कोई भी पूछे कि साइंस क्या है, तो आप इतना बता सको कि साइंस कुछ नहीं, द सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट स्पेशल नॉलेज ऑफ एनीथिंग्स। मतलब वह विषय जिसमें हम लोग किसी भी वस्तु के बारे में विशेष ज्ञान को जानते हैं या पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए गुड। अब देखिएगा, ये तो हुआ एक साइंस का एक प्यारा सा डेफिनेशन, लेकिन अब हम लोग साइंस का एक डीप डेफिनेशन को देखने जा रहे हैं। डीप डेफिनेशन का मतलब हम लोग अब ऐसे डेफिनेशन को जानने जा रहे हैं जो डेफिनेशन स्टैंडर्ड है, जो डेफिनेशन ऐसा है जिसे हर बुक में लिखा रहता है, जो परिभाषा ऐसा है जिसे सभी को मानने के लिए तैयार होते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा उसे भी देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इस डेफिनेशन को भी बताने के लिए मैं आप ही का सहारा लूंगा। तो आप लोग जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप लोग वहां पे ही बैठ के जरूर मेरे साथ साथ आप लोग बोलने का प्रयास कीजिएगा। ध्यान दीजिए। अच्छा, एक बात बताइए आप मुझे ही कि अगर आप किसी भी चीज के बारे में स्पेशल नॉलेज जानना चाहते हो, जो कि साइंस देता है, अगर आप किसी भी चीज के बारे में स्पेशल नॉलेज जानना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? तो आपकी जवाब होगी, सर मुझे तो उस चीज को खोल के एक बार देखना होगा। जैसे कैमरा के बारे में अगर आपको स्पेशल नॉलेज जाननी है, तो पहले उसे खोल के देखना होगा। चलिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों को ऑब्जर्वेशन करना होगा, कहीं ना कहीं हम लोगों को अवलोकन करना होगा। अच्छा, देखने के बाद क्या करेंगे? क्या सिर्फ देखेंगे तो स्पेशल नॉलेज होगा? नहीं, देखने के बाद एक्सपेरिमेंट करना होगा। अरे छेड़छाड़, कुछ हटा के कुछ जोड़ेंगे, कुछ हटा के कुछ जोड़ेंगे, कई बार हमको छेड़छाड़ करना होगा। मतलब कई ना कई बार हमको प्रयोग करना होगा, कई ना कई बार एक्सपेरिमेंट करना होगा। अच्छा, क्या लगता है, क्या आपको अगर किसी चीज के बारे में स्पेशल नॉलेज चाहिए, तो क्या लगता है आप लोगों को कि सिर्फ आप लोग अगर एक बार एक्सपेरिमेंट कर दोगे, क्या सिर्फ एक बार देख लोगे तो क्या आपको स्पेशल नॉलेज हो जाएगा? इसका आंसर होगा नो सर। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि हम लोग, ऐसे भी आपको पता है ना कि क्या बोलता है, करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरी आबद जाते सिल पर परत निशान। मतलब अगर आप चाहते हैं पत्थर में भी निशान बैठाना ना, तो आपको एक बार नहीं कई बार करना होगा। सिंपल सी कहने की मतलब ये है कि एक बार में कभी भी हमें सफलता नहीं मिलती है। एक बार में अगर आपको सफलता मिल गई,
तो समझ आइएगा कहीं न कहीं भाग्य भरो मगर कहीं न कहीं आपको भाग्य साथ दे रहा है। सफलता तो कई बार मेहनत के फलस्वरूप मिलता है, क्योंकि हम लोग जब किसी भी चीज़ में सफलता पाना चाहते हैं, तो हम लोग कई बार कोशिश करते हैं, कई बार सफल होते हैं और कई बार असफल। विज्ञान हमें यही सिखाती है। जितने भी वैज्ञानिक थे ना बाबू, आज तक कोई एक बार में किसी चीज़ को खोजा नहीं होगा। चाहे तुम बल्ब का खोजकर्ता थॉमस एडिसन की बात कर लो, आप भी जानते होंगे बहुत सारे बुकों का कहना है कि वो करीब-करीब 100 अटेम्प्ट 100 बार कोशिश किए बल्ब बनाने का, कभी जलता था तो कभी बंद होता था, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ और कहा जाता है कि 100वाँ प्रयास में उनका बल्ब बन के तैयार हुआ। तो ध्यान दीजिएगा इसका मतलब हम लोग अभी तक क्या जाने? तो आप लोग देख रहे होंगे एक बात कि सर अगर हमें किसी भी चीज़ के बारे में स्पेशल नॉलेज चाहिए तो सर हमको तो पहले उसे खोल के सर देखना होगा, सर देखना होगा। मतलब सर हम लोगों को करना होगा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन हिंदी में अवलोकन। ऑब्जर्वेशन करना होगा, देखना होगा। देखने के बाद कुछ चीज़ को हटा के सटाएँगे मतलब कुछ ना कुछ छेड़-छाड़ करना होगा। मतलब कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना होगा। हिंदी में प्रयोग करना पड़ेगा। अच्छा, सर ये जो देखिएगा और जो एक्सपेरिमेंट कीजिएगा ना सिर्फ़ एक बार सर देखने और एक बार करने से कुछ नहीं होगा। सर आपको लगातार कई बार करना होगा क्योंकि सर बहुत बार सर आप सफल होइएगा, तो बहुत बार सर आप असफल भी रहिएगा। इसलिए आपको कई बार करना होगा। मतलब लगातार करना होगा। मतलब हम लोग समझ गए कहीं न कहीं हम लोगों को ये प्रोसेस को कंटिन्यू रखना होगा। कंटिन्यू रखना होगा या सिंपल प्रोसेस में बोले तो हम लोगों को रेगुलर मतलब लगातार लगातार हम लोगों को करना पड़ेगा। अच्छा, लगातार भी करना होगा और सबसे बड़ा मैटर होता है कि लगातार से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोगों को हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप यानी ऑर्डर के साथ यानी क्रमबद्ध तरीके से करना होगा। मतलब हम लोगों को कहीं न कहीं ऑर्डर को ध्यान में रखना पड़ेगा। बात सच है, ध्यान दीजिएगा कैसे? आप भी समझ सकते हैं बाबू कि अगर हम लोग किसी भी काम को अगर हम लोग ऑर्डर से नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग किसी भी काम को अगर हम ऑर्डर से नहीं करते हैं ना, तो कितना भी प्यारा काम बहुत खराब लगता है। जैसे आप लोग जानते होंगे, एक बात बताइए अगर हमारी मम्मी एक प्लेट में चावल, दाल, सब्जी, सलाद, अचार, पापड़, दही इतना सारा खाना दे, ठीक है? देखिए कितना टेस्टी खाना है। हुँ? लेकिन बताइए अगर आप इस खाना को ऑर्डर से नहीं खाओगे, कहने का मतलब पहले क्या करोगे, पहले पापड़ चिबा लोगे, फिर क्या करोगे अचार सब खा लोगे, फिर क्या करोगे सलाद खा लोगे, फिर सब्जी को बाबू खाओगे नहीं, पी लोगे, दाल भी पी लोगे, लास्ट में बचेगा चावल, बोलो खाने में तुमको अच्छा लगेगा नहीं ना? तो ऐसा क्यों हुआ? खाना तो बहुत प्यारा था, इसलिए हुआ क्योंकि आप खाने के ऑर्डर को फ़ॉलो नहीं किए। अगर आप चावल लेते, थोड़ा-सा दाल मिलाते, थोड़ा सब्ज़ी मिलाते, खाते, थोड़ा बगल से अचार लेते, थोड़ा सब्ज़ी लेते, पापड़ हल्का तोड़ते, तो खाना कहीं न कहीं टेस्टी लगता। तो इसीलिए आप भी जान रहे हैं कि आपको किसी भी काम को सिर्फ़ लगातार करने से नहीं होता है, बल्कि ऑर्डर से भी करना चाहिए। अब देखिएगा अब समझिएगा बाबूड़े, हम लोग अगर ऑर्डर से करेंगे ना तो मतलब उसमें सक्सेस की रेशियो बहुत ज़्यादा होगी। अगर हम लोग कोई ऑर्डर को फॉलो डिसऑर्डर वे में करेंगे तो पक्का है कि और मतलब सक्सेस तो नहीं मिलेगा 100% है। जैसे मान लो एग्ज़ाम्पल के लिए कि तुम मान लो बाबू कि एकदम जुनून में आके सर आज तो आप साइंस तगड़ा पढ़ाएँ, सर आज तो घर में जाके लैपटॉप बनाइए देंगे। सर आज तो घर में कंप्यूटर बनाइए देंगे। लेकिन मान लो बाबू तुम गया बनाने के लिए, अब उसका तो एक स्टेप होता है बाबूड़े कि तुम पहले स्क्रीन लाओ, स्क्रीन में कुछ-कुछ सेट करो। मतलब ये सब कुछ ना कुछ होता है और उसका ऑर्डर। अब तुम की करेगा बाबूड़े कि तुमको अगर लैपटॉप बनाना है, तो तुम की करेगा पहले बताओ? कि लैपटॉप बनाने के लिए पहले यूपीएस से मतलब बाबू ध्यान दो रे। पहले मतलब मान लो कि हम लोग ऑर्डर फॉलो नहीं करके कुछ से कुछ करेंगे, क्या लगता है लैपटॉप बन जाएगा? तो कभी नहीं बनेगा। कहने का मतलब ये है कि लैपटॉप बनाने का जो प्रोसेस होगा, जो स्टेप होगा उस स्टेप को अगर फॉलो करेंगे तभी बन पाएगा, ठीक है? तो चलिए मतलब अब देखिएगा एक मैं बहुत ही प्यारा-सा साइंस का डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग सभी बच्चे प्लीज़ ध्यान से सुनते रहें। ध्यान देना क्योंकि आज का ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है और आज के लेक्चर के बाद कहीं न कहीं आपको प्यार हो जाएगा केमिस्ट्री से। कहीं न कहीं आपको साइंस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। आपके मन का जो डर है वो डर प्यार में तब्दील हो जाएगा, वो डर इंटरेस्ट में तब्दील हो जाएगा। तो चलिए कंटिन्यू आप लोग इसी तरह से मेरी वीडियो में बने रहें। ध्यान दो। तो आप लोग क्या देखा बाबू रे?
अगर आपसे कोई पूछा जाए साइंस का परिभाषा, साइंस का डेफिनेशन, तो आप लोग कह सकते हो कि साइंस कुछ नहीं है, साइंस में हम लोग को कई बार देखना होता है, मतलब अवलोकन करना पड़ता है। अवलोकन के साथ-साथ प्रयोग भी करना होता है, लगातार करना होता है, स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध तरीका से करना पड़ता है और इतने सारी चीज़ों को करने के बाद जो ज्ञान मिलती है, पक्का वो ज्ञान सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि विशेष ज्ञान होगी, मतलब कि विज्ञान होगी। इसीलिए परिभाषा लिखा रहता है बहुत सारे बुकों में कि अवलोकन तथा प्रयोग के आधार पर किसी भी वस्तु के लगातार और क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बोलो? व्हाट इज़ साइंस? तो आप लोग देख रहे होंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट ना, ऑब्जर्वेशन और एंड एक्सपेरिमेंट। क्या बोलो? तो मतलब हम लोग समझ गए कि साइंस के डेफिनेशन को हम लोग को अगर इंग्लिश में बोलना हो तो हम लोग कह सकते हैं क्या? बोलिए क्या? द सिस्टमैटिक द सिस्टमैटिक एंड रेगुलर स्टडी ऑफ एनीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल दिया। क्या बोले फिर से सुनिए। अवलोकन तथा प्रयोग के आधार पर किसी भी वस्तु के लगातार और क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं और इंग्लिश में बोले तो आप कह सकते हो द सिस्टमैटिक रेगुलर स्टडी ऑफ एनीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। ये जो आप डेफिनेशन सुन रहे हो ना, ये डेफिनेशन बहुत ही प्यारा सा डेफिनेशन है। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को साइंस का डेफिनेशन ज़रूर समझ में आया होगा। ये जो क्लास है, वो हर एक बच्चे तक आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को ऑर्डर से नहीं पढ़ाई करते हैं, इसीलिए उसको कहीं न कहीं साइंस बहुत ज़्यादा बोरिंग और कहीं न कहीं साइंस में डर लगने लगता है। तो आप अपने सारे जूनियर ब्रदर भाई-बहनों को, चाहे वो 5 में पढ़े, 6 में पढ़े, 10th में पढ़े, 9th में पढ़े, 11th पढ़े, 12th पढ़े या आउट ऑफ 11-12 पढ़े, किसी भी क्लास में पढ़े उन्हें बताइए कि देखिए ऐसे करके पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है? चलिए गुड। आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाँ, उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा-सा। अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे कभी-कभी पूछ देते हैं कि सर फादर ऑफ साइंस बताइए ना। मतलब साइंस का पिता कौन है? फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ साइंस, क्योंकि उनको बचपन से ही सिखाया जाता है कि हिंदी का पिता वो, इंग्लिश का पिता वो, मैथ का ये तो वो, तो उसको लगता है इसकी साइंस का भी कोई ना कोई फादर होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा, ध्यान दीजिए कि साइंस का कोई फादर नहीं होगा। मतलब साइंस का कोई पिता नहीं होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम आप लोग जिसे साइंस कहते हो ना, उस साइंस का बहुत सारा टुकड़ा है। जैसे मेनली अगर हम शुरुआती दिन में देखें तो साइंस की मेनली 2 ब्रांच है। एक फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान, एक नेचुरल साइंस या लाइफ साइंस यानी प्रकृति विज्ञान। और इसी फिजिकल साइंस का फिर 2 टुकड़ा है, एक को कहते हैं फिजिक्स और दूसरे को कहते हैं केमिस्ट्री। और नेचुरल साइंस की एक टुकड़ा है जिसको कहते हैं बायोलॉजी और फिर ये बायोलॉजी का 2 टुकड़ा है, एक को कहते हैं ज़ूलॉजी और दूसरा को कहते हैं बॉटनी। ध्यान दीजिएगा, यानी कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि साइंस की आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत सारा ब्रांच है। फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, फिर इसका 2 टुकड़ा फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिर इसका बाबू रे एक टुकड़ा बायो, फिर इसका 2 टुकड़ा और ये भी फिर रुकता नहीं है, फिर ये भी आगे बढ़ता है। फिजिक्स की फिर 2 टुकड़ा, एक बाबू रे क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। एक क्लासिकल फिजिक्स यानी पहले ज़माना का फिजिक्स, एक मॉडर्न फिजिक्स मतलब अभी के टाइम वाला फिजिक्स, मतलब अभी जो-जो खोज हो रहा है। केमिस्ट्री का भी बाबू रे फिर मेनली 3 नहीं बल्कि 4 ब्रांच, मेनली बहुत बच्चे 3 ही बोलते हैं। एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चौथा एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसके अलावा भी बहुत सारा केमिस्ट्री है। मैं सारे केमिस्ट्री को आज डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत सारी केमिस्ट्री है, तो आप लोग क्या देख रहे हैं बताइए? क्या साइंस का कोई फादर हो सकता है क्या? तो कभी होगा नहीं बाबू, कभी क्यों नहीं होगा? आप समझ रहे होंगे, इसलिए नहीं होगा क्योंकि साइंस का बहुत सारा टुकड़ा है और सारे टुकड़ा को खोजने में सभी अलग-अलग साइंटिस्ट का योगदान है। जैसे मैं फिजिक्स की बात करूं तो पहले जमाना के फिजिक्स को खोजने में न्यूटन भैया का बहुत योगदान था। और ये ध्यान रहा बूढ़े, मॉडर्न फिजिक्स को खोजने में आइंस्टीन भैया का बहुत योगदान था। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में भी अलग-अलग पार्ट, अलग-अलग चैप्टर में अलग-अलग का योगदान है। कहीं डाल्टन है, तो कहीं रदरफोर्ड है, कहीं ब्रेवेस है, कहीं बाबूड़े पता चलता है
ब्रैग्स है, कहीं पता चलता है रॉल्ड्स है, कहीं पता चलता है बाबू रे गैलीलियो है, कहीं पता चलता है बाबू रे लेबोजियर है। तो मतलब एक मतलब कहीं एवागाद्रो है। कहने का मतलब केमिस्ट्री के भी अलग-अलग चैप्टर में अलग-अलग साइंटिस्ट का योगदान है। बायो का जानते होंगे अरस्तू, अरस्तू फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तू। मतलब कहने का ये मतलब है कि इसके अलग-अलग पार्ट का अलग-अलग फादर है। तो मैं कैसे साइंस को एक को अगर मान लो कि तुम लोग कि लेबोजियर को बोल दिया साइंस का फादर, तो फिजिक्स वाला भैया सब गुस्साएगा ना? फिजिक्स वाला भी कहेगा अरे यार हम भी तो साइंसी हैं। हम भी तो कहीं न कहीं फादर ही कहलाएँ। इसीलिए साइंस का पार्टिकुलर फादर नहीं है बल्कि साइंस के पार्टिकुलर ब्रांच का अलग-अलग शाखा के अलग-अलग पिता हैं, ठीक है? चलिए, ये भी आपका एक डाउट क्लियर हुआ। अब ध्यान दीजिएगा अच्छा, आप लोग यहाँ देखिएगा एक बात, अब देखिए अब हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री केमिस्ट्री क्योंकि साइंस देख लिए, अब हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री क्या है। तो आप लोग देख रहे होंगे केमिस्ट्री साइंस का पोता है। आप कहेंगे सर पोता? हाँ, देखिए कैसे? क्योंकि केमिस्ट्री का पापा है फिजिकल साइंस, अब फिर फिजिकल साइंस का पापा है साइंस, इसका मतलब कहीं न कहीं केमिस्ट्री तो पोते न हुआ बाबूड़े। इसका मतलब वो कहीं न कहीं केमिस्ट्री पोता है किसका? साइंस का और बेटा है किसका? फिजिकल साइंस का। मतलब रुकिएगा, अच्छा 1 मिनट बाबूड़े, मैं थोड़ा-सा हल्का-सा केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले मैं 1 मिनट में थोड़ा-सा इसको भी हल्का-हल्का चर्चा कर देता हूँ। यहाँ गौर सुनो, देखो सबसे पहले मैं अगर बताऊं कि फिजिकल साइंस में क्या पढ़ते हैं और नेचुरल साइंस में क्या पढ़ते हैं तो सुन लो। जितने भी बाबूड़े मरे हुए चीज है, जितने भी निर्जीव है, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है, कौन 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 नॉन लिविंग थिंग्स, एन से एन, मतलब जितने भी नॉन लिविंग्स हैं, निर्जीव हैं, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसे बाबू ध्यान दे रहे, सॉरी 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 रे, जितने भी लिविंग थिंग्स है बाबू, सॉरी मिस्टेक हो गया, ठीक है, जितने भी बाबूड़े लिविंग थिंग्स हैं, मतलब जितने भी जिंदा चीज हैं बाबूड़े, उन सारे जिंदा को पढ़ते हैं बाबूड़े नेचुरल साइंस में। और जितने नॉन लिविंग थिंग्स हैं ना, मतलब जितने भी मरे हुए चीज है ना, नॉन लिविंग थिंग्स निर्जीव, उन सभी को पढ़ते हैं फिजिकल साइंस में। मतलब वो आप समझ गए कि सर इस दुनिया में तो सर दो ही चीज होगा पक्का है, या तो मरा हुआ चीज होगा या तो जिंदा होगा। तो जो मरा हुआ चीज है ना, जो मरा हुआ है नॉन लिविंग थिंग्स, उन सभी को पढ़ते हैं फिजिकल साइंस में। और जो जिंदा है ना, उसको सबको पढ़ते हैं लिविंग थिंग्स में। कहने का मतलब हम लोग देखो जिंदा है इंसान, तो इसको पढ़ेंगे ना नेचुरल साइंस में, नेचुरल साइंस में मेढक, कीड़ा मकोड़ा, वृक्ष, पेड़ पौधा, ये सब इसमें पढ़ेंगे ना। अब बाबू जितने मरे हुए चीज है नॉन लिविंग थिंग्स इसमें पढ़ेंगे, जैसे लाइट, अरे प्रकाश वो जिंदा थोड़ी चीज है, प्रकाश, ध्वनि, बल, सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्शन, ये सब मरा हुआ चीज़ है ना, तो नॉन लिविंग थिंग्स को इसमें पढ़ेंगे। अब देखिएगा, अब जिंदा भी तो 2 होता है, पेड़-पौधा भी जिंदा होता है, जीव-जंतु भी जिंदा होता है, क्योंकि पेड़-पौधा अलग है, जीव-जंतु अलग है। अरे है दोनों जिंदा लेकिन दोनों का ज़िंदगी जीने का तौर तरीका अलग है। तो जितना पेड़-पौधा है ना, उस सभी को पढ़ते हैं बॉटनी में, और जितना जीव-जंतु सब है, कीड़ा-मकोड़ा सब पढ़ते हैं जूलॉजी में। मतलब वो जू मतलब चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में जीव-जंतु होते हैं। मतलब वो जीव-जंतु जो इसके में जूलॉजी में, पेड़-पौधा को बॉटनी में, ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा। अच्छा आप बोलिएगा सर फिजिक्स, केमिस्ट्री में? तो देखिएगा, फिजिक्स में पहले समझ लीजिए, केमिस्ट्री तो हम लोग को पढ़ना ही है। फिजिक्स में एक बात सिंपल जान लीजिए बाबूड़े, कि फिजिक्स में हम लोग उन सारे टॉपिक को देखो, नॉन लिविंग थिंग्स में भी हम लोग जिस चीज़ों को तुम फ़ील कर सकता है, जिस चीज़ों को तुम आँख से देखता है, मतलब जो फिनोमेना को तुम देखता है ना, उन सारे जिस घटना को तुम आँख से देखता है ना, उन सभी घटनाओं को, उन सभी बाबूड़े सब्सटेंस को कहीं न कहीं हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। जैसे मानो अगर मैं इसको फेंकूँगा तो ये नीचे गिरेगा, ये तुम आँख से देखा ना, आँख से देखा ना बाबू, तो इन सभी चीज़ों को फिजिक्स में पढ़ना है। लाइट हम लोग जलाते हैं तो लाइट टकरा के वापस आ जाता है ना, ये सभी को फिजिक्स में। लाइट देखता हो कभी-कभी बारिश के मौसम में बिजली चमकता है ना, वो सब देख रहा है ना बाबूड़े। तो जिन-जिन चीज़ों को तुम अपने आँख से देख रहा है, जिन-जिन चीज़ों को तुम अपने आस-पास देख रहा है, उन सारे फिनोमेना को हम कहाँ पढ़ते हैं? फिजिक्स में। और जिन फिनोमेना को तुम देख नहीं रहा है, लेकिन वो हो रहा है, उन सभी को पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। जैसे इलेक्ट्रॉन एटम के चारों ओर घूमता है, आज तक हम लोग कोई नहीं देखे हैं, देखा उन सभी चीज़ों को पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। सिंपल सी बात, जिस फिनोमेना को हम देखते हैं अपने डेली ज़िंदगी में, उसे फिजिक्स में पढ़ते हैं, और जिस फिनोमेना को देखते नहीं है लेकिन वो हो रहा है, उन्हें सबको पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। चलिए, ये तो एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन हुआ, लेकिन हम लोग एक बहुत बड़ा
इंट्रोडक्शन हम लोग बहुत ही ज़्यादा बड़े वे में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं अपने प्यारे सब्जेक्ट केमिस्ट्री भैया को। ध्यान दो। तो अब हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले कि केमिस्ट्री है क्या? गौर से सुनो, जिसको हिंदी में कहते हैं रसायन शास्त्र। यहाँ गौर सुनना। देखो, सबसे पहले इतना तो तुम लोग समझ गया कि ये जो केमिस्ट्री है ना, ये केमिस्ट्री साइंस से ही निकला है। अरे देखा ना, साइंस का फिजिकल, नेचुरल, फिर फिजिकल का था केमिस्ट्री। मतलब वो एक बात तो समझ में आ गया कि सर ये जो आप केमिस्ट्री दिखा रहे हो ना सर, ये केमिस्ट्री सर निकला किससे है? तो बाबू ये केमिस्ट्री निकला है साइंस से। ध्यान दीजिएगा, कहीं न कहीं साइंस से ही ये केमिस्ट्री आया हुआ है। मतलब एक बात तो समझ में आ गया, केमिस्ट्री के बारे में इतना तो बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री शाखा है, केमिस्ट्री टुकड़ा है। किसका? मैथ्स का नहीं, इंग्लिश का नहीं, बल्कि केमिस्ट्री टुकड़ा है साइंस का। इतना तो समझ गए कि बाबू केमिस्ट्री टुकड़ा है साइंस का। इतना तो कंफर्म है, मैथ का तो टुकड़ा नहीं है बाबू रे। अच्छा, अब दूसरा बात आता है कि सर इस टुकड़ा में सर पढ़ते क्या हैं? तो सिंपल आज के बाद याद रखना, इस टुकड़ा में हम लोग पढ़ते हैं 4 चीज। CSPI क्या पढ़ते हैं? CSPI मतलब हम लोग याद रखिएगा बाबू, केमिस्ट्री में 4 ही चीज को पढ़ते हैं। CSPI। सर ये CSPI क्या है बाबू रे? तो CSPI मैं शॉर्ट में लिखा हूं, इसका बड़ा में बाबू मतलब कुछ और होता है। जैसे सुनिए, ये जो आप सी देख रहे हो ना, इस सी का मतलब होता है कंपोजिशन। कंपोजिशन हिंदी की बात करूं तो हिंदी में संघटक या संघटन, संघटक, ठीक है। एस जो देख रहे हो ना, एस मतलब स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब संरचना। ध्यान दीजिएगा बाबू, देखिए, पी मतलब प्रॉपर्टी, पी मतलब प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब हिंदी में गुण। अच्छा, आई मतलब इंटरेक्शन, आई मतलब इंटरेक्शन, और इंटरेक्शन मतलब अन्योन्य क्रिया, अन्योन्य क्रिया। अब ध्यान दीजिएगा बाबू रे, 1 मिनट रुकिएगा। तो सबसे पहले आप लोग इतना जान लीजिए बाबू रे, सबसे पहले आप लोग इतना जान लीजिए कि केमिस्ट्री साइंस का एक टुकड़ा है, एक एक ब्रांच है, देखिए कि एक ब्रांच है बाबू रे। और इस टुकड़ा में हम लोग 4 ही चीज पढ़ते हैं। CSPI, सी मतलब कंपोजिशन, हिंदी में संघटक। अब कहिएगा सर कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? तो कंपोजिशन का मतलब होता है कोई चीज किस किस चीज से मिलके बना है। तुम खुद देखो कि कोई चीज किस किस चीज से मिलके बना है, ये आपको सिर्फ केमिस्ट्री ही बता सकता है। देखो कैसे, जैसे बाबू रे आप लोग बताइएगा, जैसे आप लोग ऐसे समझिए। अच्छा बताइए, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि घर का कंपोजिशन क्या है, मतलब घर किस किस चीज से मिलके बना है, तो 100% आपका आंसर होगा सर सीमेंट, बालू, ईंट, गिट्टी, रड। अब बाबू रे इन सभी चीजों से हमारा घर बना हुआ है। उसी तरह से आप देखिएगा, दुनिया का कोई सब्सटेंस किस किस चीज से मिलके बना है, ये सिर्फ आपको केमिस्ट्री ही बताता है। अब दिखाते हैं बाबू कैसे रे, यहाँ गौर सुनो। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे पानी, वाटर, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ पानी कैसे बना है, तो ये आपको सिर्फ केमिस्ट्री बता सकता है कि पानी बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, और हाइड्रोजन का जब हम दो और ऑक्सीजन का जब एक कण लेते हैं तो उसी से बनता है हमारा पानी। मतलब वो हम लोग समझ पा रहे हैं कहीं ना कहीं कि पानी जो है ना, पानी जो है वाटर, वो वाटर H2O से बना है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। और ये बताने वाला कहीं ना कहीं केमिस्ट्री ही है, इसको कोई दूसरा सब्जेक्ट हमको नहीं बताया। अच्छा, मार्बल, संगमरमर रे, अगर आपसे कोई पूछे संगमरमर किससे बना है, तो ये भी आपको केमिस्ट्री ही बता सकता है। सर कैसे? तो आप लोग सभी जानते होंगे कि संगमरमर का फॉर्मूला होता है CaCO3। इट मीन्स ये बताना चाह रहा है कि कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन के 3 पार्टिकल से मिलकर संगमरमर बना होता है। तो क्या देखें बताइए, केमिस्ट्री के ही पास ये क्षमता है कि वो ये आपको ये बता सकता है कि कोई चीज किस किस चीज से मिलकर बना है। ठीक है, यानी कोई चीज किस किस चीज से मिलकर बना है, कंपोजिशन रे, यानी संघटक, ये आपको केमिस्ट्री ही बता सकता है। दूसरा, कोई चीज दिखने में कैसा होगा, किसी भी चीज के अंदर का कण दिखने में कैसा होगा, ये भी आपको केमिस्ट्री बता सकता है विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि बाबू ध्यान देना रे,
कि पानी दिखने में कैसा है, तो आप लोग कोई और नहीं बता सकता है सिवाय केमिस्ट्री के, क्योंकि आप जानते होंगे आपको केमिस्ट्री बताएगा, आपको मैं जैसे-जैसे पढ़ाऊँगा बताऊँगा भी। और ऐसे भी आप जानते होंगे O का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इट मीन्स 2,6 और इसको ज़रूरी है 2 का, इसलिए O 2 बॉन्ड बनाता है और इसी 2 बॉन्ड में एक एच इधर चला जाता है, 2 एच है ना रे? और एक एच इधर चला जाता है और पानी दिखने में ऐसा होता है। यानी पानी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, पानी की संरचना कैसी होगी, पानी का आकृति कैसा होगा, ये भी बताने वाला केमिस्ट्री ही होता है। यानी दुनिया में किसी भी पार्टिकल दिखने में कैसा होगा, ये भी आपको बताने का काम केमिस्ट्री करता है। तो जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, केमिस्ट्री के अभी आप लोग 2 काम देख चुके हैं कि कोई चीज़ बना किस-किस से है यानी कंपोज़िशन, कोई दिखने में कैसा है यानी कि स्ट्रक्चर, ये बताने का काम केमिस्ट्री का है। तीसरा गुण, अच्छा हाँ, गज़ब। बिन गुण सब सुन, एक लाइन सुने होंगे कि बिन गुण सब सुन, इसका मतलब समझिए बिना गुण के सब सुना होता है बाबू रे। अब सर नहीं समझ पाए तो समझिए। बाबू ध्यान दीजिएगा, आप लोग जानते होंगे एक बात कि मान लो कि यहाँ पे 2 केमिकल रखा हुआ है। अब मान लो तुम इसका गुण नहीं जानता है। मान लो दोनों केमिकल को लिया, जुनून में गया कि आज तो गजब केमिस्ट्री पढ़े, आज जो है मिला के नया चीज़ खोजिए देंगे। गया ऐसे धम-धनी मिलाया, मिला भम, मुँह काला। इसका मतलब बोलो ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि तुम उसका गुण नहीं जान रहा था कि उसको मिलाने के बाद ये विस्फोट हो सकता है। तुम गुण नहीं जान रहा था इसलिए मिलाया। अगर जानता तो मिलाता नहीं, मिलाता तो कम से कम मुँह नहीं रखता सामने। अरे बाबू, नहीं तो ये काला जो हुआ होता बाबू रे। इसका मतलब क्या देखें कि कौन-सा चीज़ विस्फोटक पदार्थ है, कौन जल सकता है, कौन विस्फोट कर सकता है, कौन आवाज़ कर सकता है, कौन रंग बदल सकता है। ये सब गुण बताने वाला भी अगर कोई सब्जेक्ट है, तो वो सिर्फ़ केमिस्ट्री है। यानी गुण भी बताने वाला केमिस्ट्री भैया है, केमिस्ट्री भैया है। फिर चलिए 3 देख लिए। चौथा इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब होता है कि अगर हम 2-3 चीज़ को मिलाएँगे तो क्या बनेगा? ये भी आपको केमिस्ट्री ही बता सकता है। देखिए कैसे? आप लोग ही बताइएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाएँगे तो क्या बनेगा? तो आपकी आंसर होगी 100% H2O। अगर आपसे पूछे कार्बन और ऑक्सीजन मिलाएँगे तो क्या बनेगा? तो आपकी आंसर होगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो बोलो 2 या 2 से अधिक चीज़ को मिलाएँगे तो क्या बनेगा? ये भी आपको कोई और नहीं बल्कि सिर्फ़ केमिस्ट्री बताया है। इट मीन्स इंटरेक्शन, इट मीन्स अन्योन्य क्रिया बताने वाला भी एकमात्र सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। तो अब हम लोग कहीं न कहीं बहुत अच्छे से समझ पाएँ कि केमिस्ट्री साइंस का एक टुकड़ा है जिसका काम 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 है। काम ये है कि केमिस्ट्री को कह दिया गया है कि तुमको बताना है 4 ही चीज़, CSPI। सी मतलब तुमको बताना है कि कोई चीज़ बना किस-किस से है? अरे पानी H2O से। कोई चीज़ दिखने में कैसा है? कोई चीज़ का गुण क्या होगा? क्या उसको वो विस्फोटक है? क्या वो रंग बदल सकता है? क्या वो ज़हरीला पदार्थ है? क्या उसे पीने से मर भी सकते हैं लोग? ये भी बताने का काम तुम्हीं को है और तुमको ही काम है कि 2-3 चीज़ वैसा-वैसा मिलाएँगे तो क्या बनेगा? ये भी बताने का काम तुम्हीं को है। तो समझ रहे हैं बाबूड़े कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री तो आप लोग आराम से बोल सकते हो इंग्लिश वाले कि द ब्रांच, अरे टुकड़ा रे, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच मतलब जिसमें, इन विच वी स्टडी अबाउट मतलब हम लोग पढ़ते हैं 4 चीज़ के बारे में। किसके? इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, इंटरेक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अगर हिंदी की बात करें तो आप बोल सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग संघटक, कौमा, संरचना, कौमा, गुण तथा अन्योन्य क्रिया का अध्ययन करते हैं उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ध्यान दो, 1 मिनट, मैं आप लोगों को कुछ दिन के बाद एक और प्यारा सा डेफिनेशन बताऊंगा रॉल्ट हॉफमैन के द्वारा। हॉफमैन भी केमिस्ट्री का एक बहुत ही तगड़ा डेफिनेशन दिया है बाबूड़े। मैं हल्का बाबूड़े बता भी देता हूं, हल्का सा, कम से कम कुछ तो जानोगे। ध्यान दो, एक बात याद रखिएगा बाबूड़े, एक साइंटिस्ट का नाम था हॉफमैन। इन्होंने भी केमिस्ट्री का एक बहुत ही प्यारा सा डेफिनेशन दिया है। ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटा लेकिन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल। इन्होंने कहा केमिस्ट्री कुछ नहीं, केमिस्ट्री स्टडी एक पढ़ाई का नाम है। किसका? तो एटम और मॉलिक्यूल का।
एटम और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल एंड और इसके परिवर्तन का एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन। प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, वो भी बिल्कुल अलग अंदाज में। तो देखिए, रॉल्फ हॉफमैन के द्वारा कहना था कि केमिस्ट्री कुछ नहीं, केमिस्ट्री एक पढ़ाई का नाम है, एटम, मॉलिक्यूल और इसके परिवर्तन का। अब समझिए आप लोग, जैसे सुनिए, एटम किसको कहते हैं? तो जो अकेला होता है। अ से अकेला, अ से एटम, ठीक है, याद रखिएगा। अ से अकेला, अरे अ से अकेला, अ से एटम। मतलब जो अकेला होता है आप उसको एटम बोलिएगा, जो मिला होता है ना उसको मॉलिक्यूल बोलिएगा, जो मिला होता है उसको मॉलिक्यूल बोलिएगा। मौ से मिला, मौ से मॉलिक्यूल। अब समझिए, जैसे अगर बात करें मैं एच, ये अकेला है, ये एटम हुआ। ये ओ अकेला है, ये एटम हुआ। लेकिन आप इस दोनों को मिला के अगर H2O लिख देते हो, इसमें 2-3 वो चीज मिला है तो ये मॉलिक्यूल हुआ। मतलब वो ये सब एटम हुआ और ये मॉलिक्यूल हुआ। तो रॉल्ट हॉफमैन का कहना है कि केमिस्ट्री कोई 100 एलिमेंट का पढ़ाई नहीं है। वो जो और ये आप लोग जो पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट देखते हैं, तो रॉल्ट हॉफमैन का कहना था वो जो 118 देखते हैं, सिर्फ उसी को पढ़ना केमिस्ट्री नहीं है। रियल में केमिस्ट्री एटम ये और मॉलिक्यूल का और इसके परिवर्तन के पढ़ाई का नाम है। परिवर्तन करने का मतलब कैसे ये बनता है और कैसे ये बनता है। जैसे आप समझ रहे होंगे कि अगर आपसे ही पूछा जाए कि बोलो बाबूड़ी ये कैसे ये बनेगा, तो कॉमन सेंस सर आप कुछ नहीं कीजिएगा, आप कहेगा सर इसको तोड़ दीजिए ना सर, तो एच अलग हो जाएगा, एच अलग, ओ अलग हो जाएगा। तो सर देखिए, मिला से सर अकेला बन जाएगा, तो एटम बन जाएगा। फिर मैं आपसे पूछूं कि एटम मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, तो कॉमन सेंस बोलिएगा सर ऐसा एच और लाइए और सर इसको दोस्ती करवा दीजिए, मतलब बॉन्ड ढूंढ। तो मतलब कहने का मतलब कहीं ना कहीं वो बहुत प्यारा डेफिनेशन दिए रॉल्ट हॉफमैन। उनका कहना था कि केमिस्ट्री केवल वो 118 जो तत्व है उसी के पढ़ाई को केमिस्ट्री नहीं कहते हैं, बल्कि केमिस्ट्री ये जो अकेला सब है यानी एटम, ये जो मिला है यानी मॉलिक्यूल, और ये कैसे आखिर आखिर आपस में अदला बदली करता है, इसी के पढ़ाई का नाम केमिस्ट्री है। तो चलिए, ज़रूर आप लोग ये भी समझ गए होंगे। आप लोग बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू रॉल्ट हॉफमैन, केमिस्ट्री इज़ नॉट अ स्टडी ऑफ ओनली 100 एलिमेंट्स बट इट अरे बट ओनली इट इज़ अ स्टडी ऑफ एटम, मॉलिक्यूल एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। यानी हिंदी में बोल सकते हैं रॉल्ट हॉफमैन के द्वारा केमिस्ट्री केवल 118 तत्वों का विज्ञान नहीं, बल्कि यह परमाणु, अणु और इसके परिवर्तन का, इसके रूपांतरण का एक विज्ञान है। चलिए, आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे इस चीज को भी। चलिए, अब मैं अगला टॉपिक की तरफ आता हूं कि केमिस्ट्री का फादर किसे कहा गया और क्यों कहा गया। ध्यान सुनिएगा, 1 मिनट। आप लोग सबसे पहले जान ले, केमिस्ट्री का फादर है एंटोनी लेवोजियर। अच्छा, एंटोनी, हाँ, एंटोनी लॉरेंट डी लेबोजियर। याद रखिएगा, स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। ठीक है, एंटोनी लॉरेंट डी लेवोजियर, ये जो आप इतने बड़े नाम देख रहे हैं ना, यही वो इंसान है जिन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र का पिता। सर इसे फादर क्यों कहा जाता है, जबकि योगदान तो बहुत सारे साइंटिस्टों का है केमिस्ट्री को खोजने में, तो इन्हें ही फादर क्यों कहा गया? तो सबसे पहले समझिए, देखिए, केमिस्ट्री में सबसे पहला जो नियम, सिद्धांत यानी प्रिंसिपल जो आया, केमिस्ट्री का जो पहला नियम था, केमिस्ट्री का जो पहला सिद्धांत था, केमिस्ट्री का जो पहला नियम था ना, वो था कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या था? याद रखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। हिंदी में द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी पूरा बोले तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये केमिस्ट्री का पहला नियम था और इस नियम के बाद ही पूरा केमिस्ट्री एक अलग दुनिया में देखा जाने लगा। ये सिद्धांत कहता था कि आप अगर किसी भी चीज को लेते हो तो उसका जो वजन होगा, और फिर अगर आप उसको कुछ भी करते हो तो कुछ भी करोगे तो कुछ ना कुछ बनेगा, उसका जो वजन होगा ना, हमेशा बराबर होगा।
कहने का मतलब अगर आप कार्बन और कार्बन कोयला को लेते हो और अगर आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको जलाते हो तो जो बनेगा तो धुआं बनेगा, काला 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 कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों का वजन सेम होगा। बात तो सच है। कार्बन का वजन 12, इसका 16 दूनी 32, फिर है तो 32 12 44, इसको भी जोड़ो, कार्बन 12 16 दूनी 32 यानी 44। तो क्या देखा, दोनों तरफ का वजन सेम है ना। इसी को कहते थे मास ऑफ कंजर्वेशन, यानी कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब दोनों तरफ का मास कंजर्व है, संरक्षित है, सुरक्षित है, कहीं बर्बाद नहीं हुआ। जो पहले था वो बाद में भी है। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये सिद्धांत केमिस्ट्री का पहला सिद्धांत था और इसी सिद्धांत के बाद देखिए रिएक्शन वेक्शन होने लगा। क्यों? क्योंकि तब दिमाग में, आदमी के दिमाग में सेट हो गया कि मैं यहाँ जो भी लूंगा, रिएक्शन करने के बाद जो भी बनेगा उसका वजन और इसका वजन सेम होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं लोगों को रिएक्शन का आइडिया होने लगा, जिससे लोग रिएक्शन करने लगे। धीरे धीरे बहुत सारा रिएक्शन का खोज होने लगा। रिएक्शन के बाद से बहुत धीरे धीरे केमिस्ट्री बाबूरे बन गई। इसका मतलब बताइए, अगर इनका ये लॉ नहीं दिया गया रहता, इनका एंटोनी लॉरेंट डी लवेज़र अगर इस नियम को नहीं देते, तो कहीं न कहीं रिएक्शन नहीं खोज होता, और रिएक्शन खोज नहीं होता, तो केमिस्ट्री का आप समझ रहे हैं, कल्पना भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि केमिस्ट्री मतलब ही रिएक्शन, ना? तो ध्यान दीजिएगा, तो कहीं न कहीं ये केमिस्ट्री के पहले स लॉ को दिए, और उससे ही बड़ा बात है कि वो उस टाइम में लॉ दिए, लगभग वही 1789 या 79 के आसपास दिए, एग्ज़ैक्ट हमको डाटा याद नहीं है, जो 79 या 89 होगा कुछ-कुछ, ठीक है? मतलब समझ रहे हैं ना? 1700 के बाद दिया, सिंपल। ये जो बाबू ने लॉ दिया रे, और 1800 से पहले, ये जो लॉ दिया, आप कॉमन सेंस लगाइए बाबू रे, इस लॉ वो उस टाइम में दिया है, ना तो जिस टाइम में हमारे पास अच्छी कोई मशीन थी, ना कोई सुख-सुविधा था। उस टाइम में इन्होंने इतना मेहनत करके इतना अच्छा नियम दिया, और इसी नियम के वजह से रिएक्शन की खोज हो पाई। इसी रिएक्शन के बाद केमिस्ट्री में नए-नए टेक्निक आ पाए। इसीलिए इन्हें ही फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। जबकि हेल्प तो बहुत कोई किए, जबकि मेहनत तो बहुत कोई किया, लेकिन फादर का दर्जा इन्हीं को इसलिए मिला क्योंकि इनका योगदान के जैसा योगदान किसी का नहीं है। ठीक है? चलिए गुडेरे, आइए। अब अगला हम लोग देखना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग लास्ट टॉपिक्स के पास पहुँच गए कि केमिस्ट्री का आखिर ब्रांच क्या है? ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे मेन ब्रांच। मेन समझते हैं ना, जिस पर सबसे ज्यादा हमारा ध्यान रहता है, मेन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। फिर देखेंगे अदर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री की कुछ ऐसी भी ब्रांच है जिस पर बहुत कोई निगाह नहीं देता है, ध्यान नहीं देता है, लेकिन हम लोग ध्यान देंगे। आओ बाबू रे, केमिस्ट्री का मेन ब्रांच बहुत कोई का मानना है 3, लेकिन होता है मेनली 4। क्या क्या बोले? ध्यान दीजिएगा। फिजिकल केमिस्ट्री, गौर सुनना, फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, तीसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चौथा एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। देखिए बाबू, ध्यान देना गौर से, यानी कि आप लोग जो देख रहे हैं बाबू रे, इतना सारा देखो केमिस्ट्री है रे, ये मेन हुआ, मतलब ये 4 केमिस्ट्री का मेन बेटा है, उसके बाद बेटा तो बहुत सारा है। अरे महाभारत वाला हाल रे, महाभारत में जो कौरव लोग जो थे, कौरव लोग, आप लोग जानते होंगे बाबू रे, कौरव लोगों का बहुत भाई था। कौरव लोगों का बहुत सारा भाई था, लेकिन उसमें से, यानी जो गंधारी जो थे, उनका बेटा तो बहुत सारा था, लेकिन उसमें से नाम तो लोग दुइये को का जानता था, दुर्योधन, दुशासन का, और सबका लोग उतना जानता भी नहीं था। वही बात है, केमिस्ट्री को बहुते बेटा है, लेकिन लोग ये 4 को बहुत अच्छा से जानता है और बाकी को उतना ध्यान नहीं देता, लेकिन हम लोग ध्यान देंगे आज। आइए बाबू रे, मैं अब सबके बारे में हल्का-हल्का बात कर देता हूँ। सुनिए, आप लोग गौर सुनना बाबू रे, सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले जान रहे हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री का एक टुकड़ा है, एक ब्रांच है, और इस टुकड़ा में हम लोग पढ़ते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल। क्या पढ़ते हैं? एक लाइन में याद रखिएगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल, मूलभूत सिद्धांत। हिंदी में बोलते हैं भौतिक रसायन, ठीक है? फंडामेंटल, फंडामेंटल प्रिंसिपल, हिंदी में मूलभूत प्रिंसिपल। ठीक है बाबू रे, सुनिएगा। हाँ, यानी कि बाबू रे, फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल यानी मूलभूत सिद्धांत पढ़ते हैं। अब तुम लोग कहेगा सर मूलभूत सिद्धांत नहीं समझ पाए। अरे मूलभूत सिद्धांत का मतलब वो सारा सिद्धांत जिसके जिसके वजह से केमिस्ट्री जिंदा है, वो सारा सिद्धांत जिसके वजह से हम लोग केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, वो सारा सिद्धांत
जिसे अगर हटा दिया जाए ना तो केमिस्ट्री का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जैसे रदरफोर्ड का सिद्धांत, डाल्टन का सिद्धांत, एवोगाद्रो का सिद्धांत, बोर का सिद्धांत, ये सब जितना सुन रहा है बाबू रे, बताओ अगर मैं इसे हटा दूं तो केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए बचेगा क्या? केमिस्ट्री का अस्तित्व रहेगा कि नहीं? हट जाएगा। तो यही सब जो सिद्धांत है, ये सब जो नियम कानून है, इसी सब नियम कानून सिद्धांत को बाबू रे पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। मतलब वो जब भी फिजिकल केमिस्ट्री चलेगा तो समझ जाना अच्छा इसमें कोई ना कोई नियम कानून सिद्धांत इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन वो नियम कानून सिद्धांत जो होगा, सिंपल तो जो होगा होगा ही, लेकिन साथ ही साथ वो फंडामेंटल होगा, मूलभूत होगा। फंडामेंटल का मतलब होता है पिलर। जैसे घर के लिए मेन पिलर है, वो बाबूड़े अगर डगमाडोल तो घर के लिए कोई घर बाबूड़े कितना अच्छा बना लो कोई फायदा नहीं। उसी तरह से केमिस्ट्री में जो सिद्धांत जो मेन सिद्धांत है जिस पर केमिस्ट्री टिका हुआ है, वही सबको बाबूड़े पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, चलिए आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए बाबूड़े ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जान लो बाबूड़े, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जान लो, आप लोग सभी जानते होंगे हमारा ये बाबूड़े पेरियोडिक टेबल है रे। अच्छा, इस पेरियोडिक टेबल में बाबू रे बहुत सारा छोटा-छोटा बच्चा है नन्हा-मुन्ना, जिसको तुम लोग एलिमेंट यानी हिंदी में तत्व बोलते हो। इसमें तो हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, कार्बन भी है। बहुत सारा है बाबू रे इसमें। टोटल 118 है, धीरे-धीरे बढ़ते जा रहा है, 126 भी क्रॉस हो चुका है बाबू रे। तो ये जो बाबू रे इसके अंदर जितना सारा एलिमेंट है ना, उसमें इस कार्बन को देखो, कार्बन को। इसी कार्बन और इसका जो बेटा-बेटी है मतलब इसका कंपाउंड, इसका यौगिक जो है, उसी कार्बन और इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सिंपल भाषा में बोले हिंदी में पहले तो कार्बन और उसके यौगिक, और सिंपल में बोले तो कार्बन और उसका बेटा बेटी। अरे बेटा बेटी कहने का मतलब होता है ये सब, C2H6 CH4, इसको कहते हैं कार्बन का बेटा बेटी। हेरे, तो कार्बन और उसके बेटा बेटी के बारे में जहां पढ़ते हैं उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, समझ गया? आज बोलो, ठीक है, कार्बन तो पढ़ लिए, लेकिन 117 तो बचल रह गया। उस 117 के बारे में जहां पढ़ते हैं ना, उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। यानी वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन को छोड़कर जितने एलिमेंट बचते हैं ना, उनका स्टडी करते हैं। ठीक है? और एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है पहले समझो। इसमें जो तुम लोग इतना पढ़ा, इतना जो पढ़ा रहे, अब उस पढ़ाई को कहीं न कहीं प्रैक्टिकल भी तो करोगे। अरे कहीं न कहीं एक्सपेरिमेंट भी तो करोगे। उन सभी पढ़ाई को जहाँ पे तुम एक्सपेरिमेंट करना सीखते हो, जहाँ पे तुम प्रैक्टिकल करना सीखते हो, बाबू याद रखना उसी को एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। मतलब वो समझ गए, ये सब पढ़ लिए, अब पढ़ा हुआ बात को आया बाबू रे उतारने का, पढ़ा हुआ बात को आया जीवन में उपयोग करने का, तो उपयोग करने जो सिखाता है उसी को एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बात भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, अब बाबू रे हम लोग थोड़ा-सा अदर ब्रांच पे भी थोड़ा जल्दी से नज़र दे देते हैं। ध्यान दो, अब हम लोग देखने वाले हैं अदर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। अदर ब्रांच कहने का मतलब वो ब्रांच जो ब्रांच मेन तो नहीं है, अदर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ध्यान दीजिएगा, मेन तो नहीं है, लेकिन इस पर भी ध्यान रहना चाहिए। याद रखिएगा, अगर आप लोग बाबू रे केमिस्ट्री में अगर लगातार पढ़ते रहते हो, मान लो इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, एमएससी किया, पीएचडी किया, अगर कंटिन्यू तुम केमिस्ट्री बाबू पढ़ते रहोगे ना, तो तुमको अदर ब्रांच भी देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा, अदर ब्रांच भी देखने को मिलेंगे। अदर ब्रांच में बहुत सारा ब्रांच आ जाता है। ध्यान दो, उसमें से मैं कुछ-कुछ मेन ब्रांच की बात करता हूँ। जैसे बाबू रे फॉरेंसिक केमिस्ट्री, ध्यान दो। जैसे कि बाबू रे बायोकेमिस्ट्री, ध्यान देना, बायोकेमिस्ट्री। अरे जैसे कि बाबू रे थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री, यहाँ गौर सुनना, हाँ, थर्मोकेमिस्ट्री। जैसे कि बाबू रे न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ध्यान दो, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अच्छा, जैसे कि बाबू रे एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, ध्यान दो। जैसे कि बाबू रे ध्यान दो, हाँ, मेडिकल केमिस्ट्री, जिसको फार्मेसी भी कहा जाता है, मेडिकल केमिस्ट्री। आप लोग जो बाबू ये सब नाम दे रहे, सॉइल केमिस्ट्री, बहुत सारा बाबू केमिस्ट्री है, ध्यान देना रे। तो आप लोग ये सब केमिस्ट्री देख रहे हो ना, ये सब भी बाबू केमिस्ट्री ही है रे। लेकिन ये वो केमिस्ट्री है जिस पर
कोई भी बच्चे जनरली ध्यान नहीं देते हैं। इस सब केमिस्ट्री के बारे में बच्चे जानते भी नहीं, लेकिन चलिए हम लोग थोड़ा-सा हाँ, हल्के-हल्के भी कम से कम जान लेते हैं सभी के बारे में। देखिए अगर मैं बात करूँ फॉरेंसिक केमिस्ट्री के ऊपर, तो सुनिए। देखिए फॉरेंसिक केमिस्ट्री का हिंदी होता है पुरातत्व रसायन। ध्यान दो। फॉरेंसिक केमिस्ट्री ने कहीं न कहीं मानो तो मेरा भी बहुत फेवरेट केमिस्ट्री मेरी शौक है कि मैं उस पे केमिस्ट्री पढ़ूँगा इसका ज़रूर। फॉरेंसिक केमिस्ट्री का मतलब होता है, अगर तुम इस केमिस्ट्री को पढ़ लिया ना, तो फिंगरप्रिंट टेस्ट अरे नहीं, जिसे तुम देखता होगा, अगर कोई किसी को मार देता है, हुँ? जानता होगा बाबू रे फिंगरप्रिंट के ज़रिए ही पकड़ा जाता है कि इस इंसान को कौन मारा। मतलब जो फिंगरप्रिंट है उसका टेस्ट, डीएनए टेस्ट। अच्छा, तुम जानता होगा बाबू रे कोई इंसान मरता है, तो मरने के बाद तो बोलो जहाँ पे जब उसे मानो उसको कोई अगर गला रेत के अगर मार दिया, तो उसका जो ब्लड गिरता है, ब्लड ज़मीन पे गिरा। अच्छा, आप जानते होंगे उस ब्लड से मतलब उस ब्लड में ही बाबू जाँच-पड़ताल करके ये पता लगा लेता है कि ब्लड कितना दिन पुराना और कौन मतलब कितना दिन पहले इसको मारा गया है और कैसे मारा गया है। मतलब वो जो ब्लड का जो टेस्ट है, मतलब सीआईडी वाला काम समझ रहा है ना? सिंपल समझ लो अगर फोरेंसिक अगर तुमको सीआईडी बनना है, तो फोरेंसिक केमिस्ट्री कहीं न कहीं तुमको बाबूड़े जानना होगा। इसलिए अक्सर देखते होंगे जब कहीं पे हत्या हो जाती है तो अक्सर लिखा रहता है कि फोरेंसिक विभाग के द्वारा इस पे जाँच-पड़ताल की जाएगी। मतलब वो समझ गए कहीं न कहीं फोरेंसिक केमिस्ट्री बाबूड़े वो केमिस्ट्री है जिसके ज़रिए तुम कहीं न कहीं जाँच-पड़ताल करना सीख जाओगे। जाँच-पड़ताल कहने का मतलब ब्लड टेस्ट, फिंगरप्रिंट टेस्ट, डीएनए टेस्ट, ध्यान दो बाबूड़े। उसके साथ-साथ बाबूड़े ये भी जानना जान जाओगे कि कोई वृक्ष कितना पुराना है, उसकी उम्र कितनी है, कार्बन डेटिंग प्रोसेस के ज़रिए। मतलब वो समझ गए फोरेंसिक केमिस्ट्री कहीं न कहीं बहुत इंटरेस्टिंग है। अरे! अगला देखिएगा, दूसरा बायोकेमिस्ट्री। अच्छा, आपको एक बात पता होना चाहिए, जितने भी बाबूड़े ज़िंदा जीव हैं, गज़ब का तुमको एक लाइन लगेगा, जितना भी दुनिया में ज़िंदा जीव है, वो मरा हुआ चीज़ की वजह से ज़िंदा है। क्या बोले? इस दुनिया में जितना भी ज़िंदा जीव है ना, जितना भी ज़िंदा जीव है, वो ज़िंदा है मरा हुआ चीज़ की वजह से। सर, समझ नहीं पाए? सुनो, जैसे आपको पता होगा कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट, जैसे आपको पता होगा प्रोटीन, जैसे आपको पता होगा विटामिन, ध्यान दो रे, जैसे आपको पता होगा बाबूड़े लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ध्यान दो रे, न्यूक्लिक एसिड, ये सब जो बाबू देख रहे होगे रे बोलो ये सब क्या है? अरे! ये सब तो मरा हुआ चीज़ है, नॉन लिविंग थिंग्स। ये सब होता किसके अंदर? इसके अंदर। अब बोलो अगर ये सब ना रहे तो कभी कोई लोग जिंदा रह पाएगा? तो सुन लो, यही सब जो चीज़ है ना बाबू इन्हीं सब के बारे में जहाँ स्टडी करते हैं उसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। मतलब वो समझ गए। बायो के अंदर अरे बायो मतलब जिंदा, जिंदा के अंदर जो-जो केमिकल चीज़ है, बायो के अंदर बाबू रे लिविंग थिंग्स के अंदर जितना भी जिंदा अरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितना भी केमिकल सब्सटेंस है, उसी सब केमिकल के बारे में जहाँ पढ़ते हैं उसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। यानी इन सभी के स्टडी को जहाँ करते हैं उसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। इसको अगर पढ़ लोगे हमारे क्लास 12 में एक चैप्टर भी है, बायोकेमिस्ट्री बोलो उसको या हम लोग उसको बायोमोलेक्यूल्स बोलते हैं बाबू रे। तो उसमें बाबू हम लोग सब पढ़ाएँगे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन कैसे काम करता है, कैसे बना है, सब बाबू रे बहुत मज़ा आएगा इस सब में, ठीक है? आइए जब आएगा थर्मोकेमिस्ट्री नाम ही समझ गए, थर्म मतलब हीट हीट से रिलेटेड केमिस्ट्री को थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। हीट से रिलेटेड केमिस्ट्री को, ठीक है? कि मतलब किसी चीज़ का हीट बढ़ता क्यों है, हीट घटता क्यों है? जानता होगा बाबूड़े कि जब हम कोई किसी भी चीज़ में कभी-कभी रे जैसे तुम पानी लो, पानी में बाबू चूना दो, देखो पूरा गरम गरम होने लगता है रे एकदम, मतलब पूरा गरम हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? मतलब हीट से रिलेटेड जो केमिस्ट्री है, किसी कभी ग्लूकोज़ मिलाते तो ठंडा हो जाता है पानी, उसको मिलाया तो गरम हो गया। इस सब से रिलेटेड जो केमिस्ट्री बाबूड़े, इसको कहते हैं थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है? हीट से रिलेटेड केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री अरे बम-वम जो बनता है रे एटम बम, न्यूक्लियर बम ये सब जो बनता है बाबूड़े, तो आप जानते होंगे वो सब बनता है बाबूड़े कहीं न कहीं एटम और न्यूक्लियस के ही कॉन्सेप्ट से। तो मतलब वो समझ गए बम-वम बनाने वाला जो केमिस्ट्री बाबू उसको न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री अच्छा ये तो बहुत ज़रूरी है। आप जानते होंगे बाबूड़े केमिस्ट्री का बाबूड़े एग्रीकल्चर में भी बहुत योगदान है। आप समझते होंगे आप लोग जो बाबू खेत में देते हैं डीएपी, आप जो देते हैं पोटाश, बहुत ध्यान देना रे। आप लोग क्या लगता है बोलो ये सब केमिकल सब्सटेंस है कि नहीं? ये कैसे बना है? कैसे काम करता है? ये सब आता है एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री में। अगर तुम एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री पढ़ लेते हो, तो कहीं न कहीं इस पे कमांड होगा, इस पे कमांड होगा, तो कहीं न कहीं फसल की पैदावार में भी कहीं न कहीं वृद्धि होगी। क्योंकि तुम इस सब के बारे में जानेगा, कितना देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, ना बाबूड़े? मेडिकल केमिस्ट्री अच्छा, आप भी जानते होंगे दुनिया की जितनी भी दवाई है, सब दवाई बाबू किससे बना है?
कहीं न कहीं केमिकल सब्सटेंस है और सारा केमिकल सब्सटेंस जो है, सारा केमिकल सब्सटेंस जो है बाबूड़े, उस सुना, केमिकल सब्सटेंस से ही दवाई बना है। तो दवाई जिस-जिस केमिकल सब्सटेंस से बना है, उसी केमिकल सब्सटेंस के बारे में जो स्टडी उसी को मेडिकल केमिस्ट्री कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अदर ब्रांच भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग प्लीज़ इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब गौर से सुनिएगा। अब बाबूड़े 1 मिनट, अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना, उस नेक्स्ट वीडियो में ध्यान दीजिएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ध्यान देना। अच्छा, डिस्कस जो करेंगे मैं थोड़ा देर बाद बताता हूँ, उससे पहले मैं कुछ बता देता हूँ आप लोगों को। हाँ, पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, उसके बाद बाबूड़े हम बात करते हैं। आप लोग देख भी पा रहे होंगे और आपको पता भी होगा। अगर नहीं पता है थोड़ा ध्यान सुन लीजिए। हुँ, रुक जाओ। चलो इसको थोड़ा हल्का छोटा ही कर देते हैं। रुक जा, रुक जा। इसके बारे में आपको कुछ बताना है इसीलिए। ठीक है, आप लोग के लिए खास करके बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए। हुँ, देखो रे, आप लोग यहाँ गौर से देखिएगा, कुछ बता रहे हैं आप लोगों को। देखो, यहाँ लिखा है बाबूड़े, क्लास 11th एंकर ऑनलाइन बैच 2023 से 2024। गौर सुनना, यानी आप लोग बहुत सारे बच्चों का डिमांड था। आप लोग इन्हें तो ज़रूर पहचानते होंगे। हुँ, आप लोग ज़रूर जानते होंगे ना? ये कोई और नहीं, हम ही हैं। थोड़ा-सा इसमें स्मार्ट लग रहे हैं, उतने स्मार्ट है नहीं। ठीक है रे बाबू, ध्यान देना रे। ये सब फ़ोटो का एडिटिंग का कमाल है। यहाँ गौर सुनो, बाबू यहाँ गौर सुनना रे। तो हम आप लोगों को जैसे ही मैं 11th की ऑफलाइन बैच का अनाउंस किया, इतने ज़्यादा मुझे कमेंट आने लगे यूट्यूब और फेसबुक, इंस्टाग्राम के द्वारा और या मेरे अपने व्हाट्सएप नंबर पे भी इतना ज़्यादा बाबूड़े मेरे मुझे कॉल मैसेजेस आने लगे कि सर क्लास 11th का ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट कीजिए। क्योंकि सर हम लोग बहुत दूर रहते हैं सर, हम लोग आके सर आपके पास क्लास नहीं कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि ज़रूर आप लोगों के लिए भी ऑनलाइन बैच देना चाहिए। उसके लिए मैंने फ़ी भी बहुत कम रखा। आप लोग खुद देखें, पूरे 1 साल की बैच बस मात्र बाबूड़े ₹999 में। पूरे 1 साल। ₹999 में पूरा होल केमिस्ट्री आपको पढ़ाएँगे। जिस तरह से भी आप लोग देखें, यही बाबूड़े क्लास 11th का पहला लेक्चर है। इसके बाद हम आपको सेकंड लेक्चर भी मैं यूट्यूब पे बाबूड़े पब्लिक कर दूँगा। मैं बहुत सारा इम्पोर्टेंट लेक्चर तो यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूँगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कंप्लीट सिलेबस पढ़ना, अगर आप चाहते हो कि सर मैं पूरा क्लास 11th के सिलेबस को सर बहुत अच्छे से पढ़ना चाहता हूँ। अच्छा, सिर्फ 11th ही नहीं, बल्कि क्लास 12th के भी सिलेबस को। अच्छा, सिर्फ हिंदी मीडियम नहीं, इंग्लिश नहीं, बल्कि दोनों मीडियम के बच्चे, उन सभी के सभी बच्चों के लिए मैं आपको बता दूँ, क्लास 12th की भी बैच सिर्फ 999 में ही चल रहा है ऑनलाइन और क्लास 11th भी सिर्फ 999 में ही चलेगा, जिसमें डेली लाइव क्लासेस होगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा भी है बाबूड़े, डेली लाइव क्लास विथ डिटेल्स एक्सप्लेनेशन। अच्छा, वो तो आप लोग पहले से ही जानते हैं और आप लोग अभी देख भी लिए होंगे। और ऐसे भी आप लोगों को भी पता है कि आप लोगों की सबसे पहली पसंद, आप लोग को भी बाबू पता है रे कि जितने भी बच्चे हमसे ऑफलाइन करते हैं, उनको कहीं न कहीं केमिस्ट्री उनका फेवरेट सब्जेक्ट होता है, कहीं न कहीं उनका पसंद सबसे पहला होता है। तो चलिए, अगर आप इसी तरह से मेरे से पूरे डिटेल्स वे में, इंटरेस्टिंग वे में अगर आप लोग पूरे क्लास 11th के सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं, अच्छे-अच्छे न्यूमेरिकल्स को, अच्छे-अच्छे बुक को फॉलो करेंगे, पूरे डिटेल्स में पढ़ाएँगे आप लोगों को, कंप्लीट चैप्टर पढ़ाएँगे, दिसंबर तक चैप्टर कंप्लीट भी कर देंगे अगर आप करना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ऐप का लिंक है। आप लोग उस लिंक पे टच कीजिएगा। आप लोग मेरे ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से आप लोग को 2 बैच दिखेगा, ये बैच भी दिखेगा क्लास 12th की भी। आप अगर क्लास 12th के बच्चे हैं, तो क्लास 12th का बैच को बाय कर लीजिएगा। अगर आप 11th का कोर्स खरीदना चाहते हैं, तो आप लोग इसके में इस पे जाके आप 11th का कोर्स खरीद लीजिएगा। अगर उसके बावजूद भी अगर आपको समझ नहीं आए, तो आपको कुछ नहीं करना है। आराम से मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान दीजिएगा। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? मेरा अपना व्हाट्सएप नंबर
याद रखिएगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9102174009। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अगर आपको कॉल पे भी बात करनी है, तो आप 8 बजे रात के बाद आप ज़रूर मतलब 8 पीएम मतलब आप लोग इसके बाद आप हमसे कॉल पे भी बात कर सकते हैं, या आप इस नंबर पे कभी भी आप मुझे फ़ोन पे या गूगल पे जो आपको करना है ना, आप फ़ोन पे या गूगल पे कुछ भी करके आप जो भी यूपीआई कुछ भी चलाते हैं, आप उससे इसी नंबर पे आप बस वही ₹999 आप पैड करके आप उसका स्क्रीनशॉट को मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा और उसमें अपना नाम बता दीजिएगा, किस क्लास में जुड़ना चाहते हैं वो बता दीजिएगा, किस मोबाइल नंबर को जोड़ना चाहते हैं वो बता दीजिएगा, ठीक है? बस आप इतना काम को कर दीजिएगा, मैं आपको जोड़ दूँगा, या आप डायरेक्ट जाके आप खुद से भी वहाँ से कोर्स को खरीद सकते हैं। जो नहीं खरीद सकते हैं उनके लिए मैं ये प्रोसेस बता तो चलिए, मैं आशा करता हूँ, और हाँ, अगर आप मेरे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से भी जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग नीचे में सभी चीज़ का लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, ट्विटर, किसी भी चीज़ों से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, मुझे ईमेल करना चाहते हैं कोई इंपॉर्टेंट मैसेज, तो भी आप लोग नीचे जाके मेरे किसी भी सब चीज़ का लिंक दिया हुआ है, आप वो लोग वहाँ से आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपके पास आपने ये वीडियो को पहली बार देखा, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट किए और अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको लगता है कि इस चैनल से फ़ायदा होंगे, तो ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात कि आप लोग ज़रूर इस वीडियो को बहुत सारे दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनसे कहीं न कहीं आप भी समझ पा रहे हैं कि उनको केमिस्ट्री में बहुत बड़ा इंटरेस्ट जग जाएगा और कहीं न कहीं साइंस में पढ़ने में उसकी रुचि आ जाएगी और बहुत अच्छे से वो पढ़कर बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। तो चलिए, मैं इसी के साथ अ, आज के इस लाइव क्लास को आज के इस क्लास को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग ज़रूर मैं जितने भी बातों को बताया, आप लोग ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूँ, नेक्स्ट क्लास आप लोगों को कल ही अपलोड होगा इसी चैनल पे, ठीक है? आप लोग मेरे इस चैनल से बने रहें। हम आप लोगों के लिए हमेशा इंटरेस्टिंग वीडियो को लाते रहेंगे। उसके अलावा आप लोगों अगर कोई भी अगर जूनियर बच्चे देखते होंगे 9th 10th 11th 12th किसी भी कोई भी सब्जेक्ट की अगर आप वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके वो टॉपिक, वो चैप्टर, वो क्लास का नाम बता दीजिएगा। मैं सभी को धीरे-धीरे मैं अपने चैनल पे ए टू जेड चैप्टर, ए टू जेड क्लासेस सारे सब्जेक्ट को मैं धीरे-धीरे अपने इस चैनल पे लाऊँगा, ठीक है? आप लोग ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मैं सिलेबस डिस्कस करूँगा। सिलेबस सिलेबस ऑफ क्लास 11th के केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करूँगा और उसी दिन स्टार्ट कर दूँगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं। केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है, तो आप लोग प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा। हम आपसे आशा करते हैं। चलिए, आप लोग बहुत देर तक मेरे इस चैनल से बने रहें, उसके लिए एक बात तो ज़रूर, आप लोग सभी प्यारे से प्यारे बच्चों को थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट। अ, बहुत बड़ा बहुत बड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए प्यार। चलिए, ध्यान दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।